हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग जो है यूनियन बजट 2026-27 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए इसको एक छोटे से वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अगले जो जब तक ये बजट 2027-28 पेश नहीं हो जाता उस बीच में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इसको पूरा ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। अब शुरू करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपको मेंशन है किसमें, तो आर्टिकल जो है आपका 112 में मेंशन है, क्योंकि हमारे संविधान में भी कहीं पे भी बजट वर्ड जो है मेंशन नहीं है। तो जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह जो है हमारा किसमें में है, आर्टिकल 112 में मेंशन है। इसे किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो इससे जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके नेतृत्व में एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसका एक बजट डिवीज़न है, उसके द्वारा जो है इसे प्रिपेयर किया जाता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के देख रेख में प्रिपेयर होता है, मतलब उनके गाइडेंस में होता है। अभी तक एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा बार जो है ये बजट जो है किन्होंने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया है उनका नाम है मोरारजी देसाई, वो अभी तक 10 बार बजट पेश किए हैं। अभी जो एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने जो है 9 टाइम्स जो है, और 9 टाइम्स इनका कंजिक्यूटिव है, लगातार इन्होंने 9वीं बार जो है बजट पेश किया है। इस बार का बजट का जो थीम है वो है एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेट्रिक एंड पीपुल ओवर पॉपुलिज्म। यह जो है इस साल का बजट का जो है थीम है। इस साल का बजट जो है वो युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहा गया है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट का जो फोकस है वो जो है वो किस पे है, पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज पे है, इसलिए यह युवा शक्ति जो है ड्रिवन बजट इसको कहा गया है। अब जो है इस बजट में जो है 3 कर्तव्य के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है आपका एक्सलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड तीसरा है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ये 3 कर्तव्य पे जो है आपका इस बार का बजट जो है वो बताया गया है। पहला जो है एक्सलेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मेनली जो फोकस है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है। दूसरा है फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल, यह है लोगों के जो है वेलफेयरिज्म पे जो है रिलेटेड है एक तरह से। तीसरा है सबका साथ सबका विकास, ये भी एक तरह से वेलफेयरिज्म पे ही एक तरह से बेस्ड है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज़ को। तो इंडिया जो है इस बार के बजट में कई सारे रिफॉर्म्स के, लगभग 300 से ज़्यादा रिफॉर्म उन्होंने किया है। जैसे लेबर कोड हो गया, जीएसटी में रिफॉर्म हो गया, आईटी में रिफॉर्म हो गया, एमएसएमई में रिफॉर्म हो गए, तो बहुत सारे जो है रिफॉर्म किया है ताकि जो है चीज़ें और तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे में डील हो, मतलब और सुविधाजनक जो है लोगों को, लोग जो है उसको डील करें। नया इनकम टैक्स एक्ट हुआ, पास किया गया, लेबर कोड में बदलाव किया जाएगा, एमएसएमई के डिफिनीशन में बदलाव किया गया, जीएसटी में बदलाव किया गया, रेट कट्स किए गए ताकि जो है हमारा जो है इकोनॉमी में बूस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी बूस्ट हो, लोगों के कंजम्पशन में भी बूस्ट हो। ठीक है, अब हमारा पिलर जो है वो 6 पिलर में, हमारा जो बजट है इस बार का वो 6 पिलर्स में जो है डिवाइडेड है। पहला है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिंग डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, और छठा है फिजिकल मैटर्स। ठीक है, अब है एक एक करके देखते हैं। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यह जो है मेनली ग्रोथ पे आपका है कि जो हमारा ग्रोथ हो वो कैसे हो, उसके लिए जो है इस पे फोकस, इसमें जो ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, तो ज़्यादा फोकस हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे किया गया है। इसलिए किया गया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी भी जो है तीनों सेक्टर में सबसे कम जो है कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही है, क्योंकि इसमें जो है मतलब कि हमारा जो इकोनॉमी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो हमारा इकोनॉमी आज़ाद हुआ उस वक्त जो हमारा इकोनॉमी था प्राइमरी सेक्टर पे काफ़ी डिपेंडेंस था।
उसके बाद हमारा जो इकोनॉमी है सीधे जो है वो शिफ्ट हो गया फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से सीधे जो है टर्शियरी सेक्टर में, मतलब सर्विस सेक्टर में। ठीक है, जैसे कि हमारा जो इंडिया का जो यूथ है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो भी वर्किंग एज के, तो वो भी जो है ये एक इंडिया के जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के लिए भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मिशन लॉन्च किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब ये क्या है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर जो बनाता है मोस्टली जो है इम्पोर्टेड रहते हैं, तो उस पर जो है हमारा खर्च भी बढ़ता है, हमारा अपना इंडिजिनस भी नहीं होता है, हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंसी भी रहता है, होना पड़ता है। तो उसके डिपेंडेंसी और कॉस्ट को जो है कम करने के लिए हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया। अब है एक है बायोफार्मा शक्ति, यह एक मेडिकल से रिलेटेड है। बायोफार्मा शक्ति यह इसके लिए जो है लगभग 10,000 करोड़ का जो है कैपिटल आउटले रखा गया है। इसका जो फोकस है कि एक ऐसा इकोसिस्टम रखे ताकि हमारे जितने भी जो है मेडिसिन है, जैसे कि एक होता है, जैसे कि एक जेनरिक होता है, एक जो और भी जो होते हैं, उस तरह के जो मेडिसिन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हमारा एक डोमेस्टिक एक हब बने, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जो भी मेडिसिन है उसको जैसे बायोलॉजिक्स कहा जाता है, बायोसिमिलर्स कहा जाता है, तो उसमें जो है हमारा एक तरह से एक हब बने मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का जो है कैपिटल आउटले रखा है। ठीक है, उसके बाद है रेयर अर्थ मिनरल। ठीक है, हमारा जो है रेयर अर्थ मिनरल जो आज के टेक्नोलॉजिकल जो इतना एडवांस हो गया है, तो उसके लिए जो है रेयर अर्थ मिनरल जो है अभी के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप स्पेस की बात करें, डिफेंस की बात करें, मेडिकल सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में बात करें, हर जगह जो है रेयर अर्थ मिनरल का जो है काफ़ी यूज है। तो हमारा इम्पोर्ट जो है इतना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 95% है। तो इसके लिए जो है इस पे भी जो है गवर्नमेंट ने मतलब कि बजट में अनाउंस किया है कि हम जो है रेयर अर्थ मिनरल पे जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स गुड्स को भी अफोर्डेबल रेट पे जो है क्या कहते हैं उसको, अफोर्डेबल रेट पे जो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो है लोग जो है उसको मतलब बेटर तरीके से कंज्यूम करके यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, हमारा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसको रिवैम्प किया गया है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है हमारा, तो लेबर इंटेंसिव हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी बहुत सारे सेक्टर जैसे एमएसएमई हो गए, ये सब जो सेक्टर है काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, तो इस पर जो है गवर्नमेंट का इस बार मतलब बजट में इस पर काफ़ी जोर रहा है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी करते हैं कि किस सेक्टर में जो है ज़्यादा स्कोप है आपका, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे होता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सेक्टर से प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल ऐसा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बने, कोई बिजनेस आके जो है सेटअप करे, और तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो है खुद अपने से जो है एक एरिया पे सारे जो ज़रूरी के मतलब कि क्या कहते हैं रिसोर्स है उसको अरेंज करके कंपनी को बोलती है कि आप केवल आइए, कैपिटल लेके आइए, आइडिया लेके आइए और अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए। ये है प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए टैक्स रिफॉर्म किया गया। जीएसटी में बहुत सारे जीएसटी में हमने देखा ही है कि रेट कट्स हुए हैं, स्लैब जो है वो हटा दिए गए, जो हायर स्लैब था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एमएसएमई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई। अब क्या है कि एमएसएमई जो है हमारे देश का अगर जो एक्सपोर्ट है उसमें जो है 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई का है। तो एमएसएमई काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसएमई को और भी बढ़ावा देने के लिए उसमें प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब कि स्किल लोगों का सपोर्ट रहेगा, ताकि जो स्किल रहेंगे तो बेटर तरीके से चीज़ों को और जो है ग्रोथ कर सकते हैं जो भी है एमएसएमई सेक्टर को। इक्विटी का सपोर्ट रहेगा, लिक्विडिटी सपोर्ट रहेगा थ्रू ट्रेड्स,
लिक्विडिटी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा ट्रेड्स के थ्रू। जैसे कि आप अगर अभी आज के टाइम में किसी कंपनी को कुछ दे दिए, आप मान लेते 100 रुपये की चीज़ दे दिए, कंपनी कर रही कि हम ना 3-4 महीने बाद जो है हम अगर आपका जितना भी गुड्स है उसको बेचेंगे, उसके बाद पैसा आएगा तो हम आपको देंगे। तो क्या होता है, कुछ डिस्काउंटेड रेट पे एक ट्रेड्स के थ्रू जो है आपको कुछ पैसा दे देता है, तो आपके पास भी पैसा आ जाता है और उसे भी टाइम मिल जाता है 3-4 महीने का। तो एक बर्डन नहीं रहता है इकोनॉमी में जो है, फाइनेंस जो है फाइनेंशियल वे में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कम आता है। मतलब कि क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि उसको बोलते हैं ना कि हमें काम में बाधा एक तरह से नहीं होता है, फिर जो है हम आगे जो है अपना पैसा को इन्वेस्ट करके अलग तरीके से चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इकोनॉमी चलते रहती है। तो वो ट्रेड्स एक है डिस्काउंटेड रेट पे जो है आपको एक तरह से चेक समझिए कि जैसे 100 रुपये का चेक था, आपको 90 रुपये का चेक दे दिया गया, आप वो 90 रुपये को जो है कैश कराइए, फिर अपने पैसे को यूटिलाइज़ कीजिए। उसे भी जो है एट प्रेजेंट उतना दिन वेट नहीं करना पड़ा। अब है एमएसएमई का जो है डिफिनीसन को बदल दिया गया है, तो उसको जो है हम लोग देखेंगे। एमएससी का जो डिफिनीसन है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे बेस है। इन्वेस्टमेंट 2.5 टाइम्स हो गया, मतलब 2.5 गुना कर दिया गया जो अर्लियर थे, और टर्नओवर को जो है दुगना कर दिया गया है। तो पहला देखते हैं टाइप माइक्रो सेक्टर, माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ का है, टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंतर्गत रखा जाएगा। स्मॉल में अगर देखें तो 25 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो उसको स्मॉल जो है स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंतर्गत रखा जाएगा। मीडियम इंटरप्राइजेज जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है 125 करोड़ का है और टर्नओवर जो है आपका 500 करोड़ का है, तो आपका मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर में सबसे टॉप पे जो है वो इंडिया का नाम है। अब है इंडिया में जो हम लोग जो है मतलब कि मेडिकल टूरिज़्म को जो है क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है उसके जो सर्विस है उसको और अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है मेडिकल का टूरिज़्म जो है वो बढ़े। टूरिज़्म मतलब कि कोई यहाँ पे आके मेडिकल में ट्रीटमेंट ले, या इसके लिए जो है 3 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का भी जो है वो ओपन किया गया है। 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू फॉर टूरिज़्म खोला गया है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा मेडिकल टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, एक है ऑरेंज इकॉनमी। ऑरेंज इकॉनमी ये काफ़ी अभी चर्चा में है। ऑरेंज इकॉनमी को जैसे कंटेंट क्रिएटर हो गए, गेमिंग हो गए, आपका एनिमेशन हो गए, विजुअल इफेक्ट रिलेटेड जो भी हो गए, तो इसको जो है ऑरेंज इकॉनमी के कैटेगरी में रखा जाए। ये टर्म याद रखिए ऑरेंज इकॉनमी। इसमें जो है जब एक इंडिया ने इसका वेब समिट जो है इंडिया ने होस्ट किया था पहली बार, तो इसको होस्ट के दौरान जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमारा जो ऑरेंज इकॉनमी है उसका टारगेट है कि शिफ्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारा फोकस है कि मेक इन इंडिया से हम किस पे शिफ्ट हो, क्रिएट इन इंडिया और क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि खेलो इंडिया मिशन भी लॉन्च किया गया जिसको कि फोकस रहा इंटीग्रेट विथ साइंस एंड डेवलपमेंट, को साइंस और डेवलपमेंट से इंटीग्रेट किया जाए। उसके बाद है कि हमारे स्टीम बैकग्राउंड में हायर एजुकेशन स्ट्रीम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में गर्ल्स हॉस्टल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक गर्ल्स हॉस्टल हो जो ठीक है। उसके बाद अब टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाए, ये सब का भी प्रोविज़न रखा गया है। उसके बाद सेटिंग अप द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इसको सेटअप किया जाए। पायलट स्कीम फॉर अप स्कीम फॉर टूरिस्ट गाइड, मतलब कि अगर आप कोई भी आदमी एज ए टूरिस्ट आते हैं तो उसका हॉस्पिटलिटी का जो है उसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाए, और जो टूरिस्ट गाइडर होते हैं उसको भी आप स्किल किया जाए एक स्कीम के थ्रू, ताकि और जो है वो बेटर तरीके से जो है कोई भी टूरिस्ट है उनको गाइड कर सके। और है इसमें टू डेवलप इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स, मतलब कि अगर आप कोई भी आदमी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो ये भी डेवलप किया जाए कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो चीज़ें है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, इंडिया जो है होस्ट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, तो इंडिया पहली बार जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको होस्ट किया है। अब बिग कैट अलायंस जो है इसमें जो है
7 बिग कैट्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। जो हमारा इसके बारे में हमने जो है पिछले करंट अफेयर के ही टॉपिक है उसमें हमने इसको कवर कर रखा है, क्या नाम है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर रखा गया है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें जो है जो 7 बिग कैट है, 7 बिग कैट वो कौन कौन से हैं। तो आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, उसका लेपर्ड हो गया, उसके बाद स्नो लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया 1 2 3 4, इसके बाद हो गया आपका चीता हो गया, उसके बाद जगुआर हो गया 2 2 4 2 6, और उसके बाद एक हो गया आपका प्यूमा, ठीक है। तो ये 7 बिग कैट हैं जिसको कि जो है कंजर्व करने के लिए एक बनाया गया बिग कैट अलायंस। इसका फोकस है कि ये इतने बिग कैट हैं इसको कंजर्व किया जाए, ठीक है। यह हमारे इकोलॉजी के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस बेसिस पे इस बार का जो है होस्ट कंट्री कौन है, तो इंडिया इसको होस्ट किया है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है बुद्धिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट किया गया है। अब नॉर्थ ईस्ट में जो है बुद्धिस्ट सर्किट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो बुद्धिस्ट है वो किस तरह के हैं, जैसे बुद्धिस्ट में तो मेनली 3 है, एक हीनयान, महायान और एक है वज्रयान तंत्र वाले। तो जो नॉर्थ ईस्ट में है वो आपका जो है वो हीनयान और थेरावाद जिसको कहा जाता है, या फिर इसी को वज्रयान कहा जाता है। ये जो है बुद्धिस्ट जो है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। टैक्स रिफॉर्म किया गया सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कि जैसे कि आज में अभी के इस बजट में कोई भी चीज़ पे अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो एक कमेटी बनाई गई है। तो इसके लिए हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत बनाया गया। अमृत क्या है, एक तरह से रिजुविनेशन अर्बन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजुविनेट करने के लिए एक मिशन है अमृत। इसमें जो है एसटीटी को रेज किया गया है, मतलब एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सेक्टर। अगर आप जो है शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन देखते हैं ट्रेडिंग का, तो फ्यूचर पे जो है एसटीटी जो है वो बढ़ा दिया गया है 0.02 से लेकर 0.05 कर दिया गया। तभी देखते हैं कि जब बजट जिस दिन पेश हुआ था तो जब नॉर्मल था, जब बजट शुरू से लेकर नॉर्मल था, जैसे ही ये एसटीटी का आया, एसटीटी रेट बढ़ा दिया गया, एकाएक जो है बजट डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गया। क्योंकि ये एसटीटी है कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर भी जो है एक तरह से आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो है ये एक जो इन्वेस्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक निगेटिव है, इसलिए वो लोग उसकी वजह से मार्केट पे उसका असर दिखा कि निगेटिव हो गए। एसटीटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑप्शन पे, जो ऑप्शन प्रीमियम 0.1 से लेकर 0.15 कर दिया, एक्सरसाइज ऑप्शन पे 0.125 से लेकर उसको 0.15 कर दिया गया। तो ये सब जो है कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड। अब है कि एसटीटी को ये सब जो है इसको रेगुलेटिंग बॉडी कौन है, तो शेयर मार्केट का रेगुलेटिंग बॉडी है वो है सेबी, ठीक है। अब है हॉर्टिकल्चर को रिजुविनेट करने की बात की गई है। एंटरप्रेन्योरशिप इन एनिमल हस्बेंड्री में एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर कैस्यू और कोकोआ और कैस्यू, मतलब कोकोआ और काजू के लिए जो है डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च की बात की गई है। फोकस किया गया है सैंडलवुड पे, फोकस किया गया है। एक है एग्रीकल्चर में एआई का जो है डेवलपमेंट के लिए एक भारत विस्तार लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो भारत विस्तार क्या है, तो भारत विस्तार वो है कि आपका एग्रीकल्चर में एआई का यूज करना। अब है 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर फॉर फिशरी के लिए 500 रिजर्वायर अमृत सरोवर का जो है बात की गई है। कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। अगला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। अब जो है फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ को स्ट्रेंथन करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया। जैसे कैपेक्स जो है हमारा
जो है एक कंटिन्यूस जो है 2020-21 से जो है कंटिन्यूस उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कैपेक्स में, कैपेक्स क्या है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि हम ऐसे जगह पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है, हमारा वेल्थ क्रिएट हो रहा है। जैसे रोड, हाईवे, ये सब जो है हमारा एक तरह से इस सब पे जो अगर हम करते हैं तो ये कैपेक्स कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद इन्विट्स, रिट्स, ये सब जो है एक इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम है कि आप रियल एस्टेट में करते हैं तो रिट्स, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं तो आपका इन्विट्स। इसको रेगुलेट करता है तो इसको रेगुलेट जो है सेबी द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, एक फ्रीट कॉरिडोर मतलब मालवाहक कॉरिडोर का डेडिकेटेड वे में क्रिएट किया जा रहा है। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, जैसे कि 20 जो है नए जो है नेशनल वाटरवेज का मतलब कि बात किया गया है, ताकि हमारा जो है एक्सपोर्ट हो, चीज़ों का, माल का आवाजाही जो है वो वाटरवे के थ्रू भी हो सके। शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। कोस्टल कार्गो प्रमोशन पे भी जो है फोकस किया जाएगा। उसका कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसमें जो 6 सेक्टर की बात की गई, पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल। तो इसमें क्या है कि अगर आप कार्बन जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको जो है स्टोर करके उसको यूटिलाइज करने, इसी को कहा है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। 20,000 करोड़ कैपिटल जो है इस टेक्नोलॉजी के लिए सरकार द्वारा घोषित किया गया है। 20,000 करोड़ का कैपिटल आउटले रखा गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उसको मतलब उसकी बात की गई है एज ए ग्रोथ कनेक्टर। फोकस ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी, मतलब टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो है इसका फोकस किया है। इसमें जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, एज ए ग्रोथ कनेक्टर। उसका पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम, ट्रेनिंग टू द केयर गिवर फॉर ओल्ड एज। जैसे कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि काफ़ी जो जिसमें कि केयर देख रेख वाली जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको मतलब कि उसकी मजबूती दिया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। जो ओल्ड एज जो भी लोग हैं उनको जो केयर गिवर है मतलब कि उनका जो देख रेख करते हैं उससे जो है ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर एज ए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट, इसकी भी बात की गई है। ट्रेनिंग टू द दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के ट्रेनिंग की भी बात की गई है ताकि उनकी लाइवलीहुड अच्छे तरीके से हो। इसके लिए एक योजना हुआ कि लाइवलीहुड के लिए एक योजना किया गया दिव्यांगजन कौशल योजना, और एक है दिव्यांग सहारा योजना फॉर हाई क्वालिटी असिस्टिव। उनके जो है हेल्पिंग जो डिवाइस है मतलब उनको हेल्प करने, जैसे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था, सुनने वाले जो डिवाइस हो गए, जिन इस तरह के जो है असिस्टिव डिवाइस के लिए जो है हाई क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए एक योजना किया गया है दिव्यांग सहारा योजना। एक है ड्यूटी डेफरल। ड्यूटी डेफरल में बस याद रखिए कि इसको जो है 15 दिन से जो है चेंज करके 30 दिन कर दिया गया है ड्यूटी डेफरल। आगे आते हैं फिजल मैटर। फिजल मैटर में देखते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन को जो है वो अप्रूव कर लिया गया है। 16th फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं वो कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट द्वारा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो गवर्नमेंट द्वारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया गया है, तो ये है आपका 41%। एक था तो इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें भी 41% था। 14th फाइनेंस कमीशन उसमें 42% था। उसके बाद क्या हुआ ना कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा था वो हट गया। तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा हट गया तो वो यूटी हो गया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया। तो जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है वो आपका 42% से घटा के 41% कर दिया गया। और इसको जो है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब 100 रुपये की चीज़ में 41 रुपया जो है वो किस में बांटा जाएगा, तो पूरे स्टेट में बांटा जाएगा। अब वो किस ग्राउंड पे बांटा, ये इसको कहते हैं 100 से 40 जो गया इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो है ये 41 किस राज्य में किस अकॉर्डिंग जो है कितना मिलेगा, उसके पॉपुलेशन के बेस पे, उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के बेस पे, फॉरेस्ट में के बेस पे, ये सब का अलग अलग पैरामीटर इसको ऑलरेडी हमने पिछले के वीडियो में इसको कर रखा है। तो आप जो है उस वीडियो को देखिए, ठीक है, देख के इसको मतलब देख सकते हैं। आगे जो है तो इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। स्टेट्स के विदिन जो है 41 जो है अमॉन्ग द स्टेट्स अगर होगा तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं
फाइनेंस कमीशन का जो मेंशन है वो आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब है डेट टू जीडीपी रेशियो, ये अभी के टाइम में फाइनेंशियल ईयर 26, ये अगर 26 लिखा हुआ है ना तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 कहा जाता है उसको। तो पिछले साल जो है हमारा डेट टू जीडीपी, मतलब कि हमारा जीडीपी अगर 100 रुपया है तो उसमें से 56 रुपया 1 पैसा जो है हमारा डेप्ट है, मतलब कि कर्ज है। तो पिछले साल जो है हमारा 56.1% था, इस साल जो है 55.6% है, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है हमारा डेट टू जीडीपी वो कितना हो जाए, वो हो जाए आपका 50%। फिजल डिफिसिट अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका इस फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में 4.3% है ऑफ जीडीपी, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 4.4%। इसमें भी जो है एक कंटिन्यूअस जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 2020 इसमें भी जो है कंटिन्यूअस इसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन फ्रॉम 2021, मतलब जो हमारा बजट था 2021 वहाँ से जो है कंटिन्यूस इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या है तो 0.7% है, 25-26 में हमारा 0.8 था, इसमें भी जो है हमारा डिक्लाइन जो है हमारा पिछले साल के कंपेरिजन में डिक्लाइन हुआ है, ये भी कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है 2021 से। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 1.5% है 26-27 का, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है 26-27 का। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 18.1 लाख करोड़ है। डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर को अगर आप एक स्ट्रेटजिक वे में जब हम बेचते हैं शेयर तो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 12.2 लाख करोड़ का है, जो कि हम एक्सपेंड करते हैं एसेट क्रिएट करने में। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 17.1 लाख है, जिसमें कि स्टेट्स का एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा जो है वो 35.3 लाख करोड़ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा 41.25 लाख करोड़ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी पेंशन ये सब जो चीज़ें जाती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारा उससे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अगर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, फिर उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट में है, फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, फिर कैपिटल रिसिप्ट में है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट में ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम है, ठीक है। तो ये जो है एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारा अगर पैसा आता कहाँ से है, जैसा कि हम जो है पैसे की देखते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये कहाँ से आता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि किस किस सोर्स जो है पैसे आते हैं और कहाँ पे जो है पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो हमारा बोरोइंग से आता है। बोरोइंग क्या होता है, जैसे कि आपने ऊपर में पढ़ा है फिजल डिफिसिट, तो हमारा जो है मान लेते हैं कि फिजल डिफिसिट क्या कहलाता है, तो हमारा जो टोटल रिसिप्ट है माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस, एक सेकेंड, इसको देखते हैं, रुक जाइए। हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें से जो रिसिप्ट को हम लोग माइनस करते हैं तो बचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अगर इसमें घाटा हो जाता है, रिसिप्ट में क्या होता है, इसमें जो है बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होता है, और यही बोरोइंग जो होता है वही फिजल डिफिसिट ही कहलाता है। कि हमको बैलेंस करने के लिए, जैसे एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए हमको कितने पैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में 100 रुपये हैं और हमारा खर्चा 120 रुपये का है, तो हम कितना रुपए लेंगे कि हमारा खर्चा बराबर होगा, तो हमको उधार के लिए 20 रुपये तो लेना पड़ेगा, यही 20 रुपये जो है आपका फिजल डिफिसिट कहलाता है। तो हमारा जितना बोरोइंग होगा उतना ही हमारा फिजल डिफिसिट होगा। बोरोइंग जीडीपी का जितना परसेंट होगा, फिजल डिफिसिट भी जीडीपी का उतना ही परसेंट होगा। तो ये थोड़ा सा एक था। देखते हैं अब यहाँ पे आप वापस हम देखते हैं कि रुपी हमारा कहाँ से आता है, तो बोरोइंग से 24% जो है हमारा बोरोइंग का कंट्रीब्यूशन है। इनकम टैक्स में जो है 21% का कंट्रीब्यूशन है। कॉरपोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, यूनियन एक्साइज 6%, कस्टम 4%, नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट 2। इसको याद रखिए, टॉप स्टार्टिंग के 4 याद रखिए। बोरोइंग 24, इनकम टैक्स 21,
कॉरपोरेशन 18, जीएसटी 15। बस पैसा जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो स्टेट्स के शेयर में, स्टेट्स को जो दिया जाता है फाइनेंस कमीशन वाला जो डेवोल्यूशन है उसके तहत जो दिया जाता है, तो 22% जो स्टेट्स को दिया जाता है। फिर हम जो इतना बोरोइंग करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा बोरोइंग से है। हम अगर कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन पे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट पे जो है हमारा 20% का खर्च जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है। फिर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, डिफेंस 11%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, अदर एक्सपेंडिचर 7, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7, मेजर सब्सिडी 6, सिविल पेंशन 2। यहाँ पे 2 टर्म आया है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यहाँ पे जो 100% जो है इन्वेस्टमेंट वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। वहीं पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है इसमें जो है स्टेट और सेंटर दोनों का जो है एक मतलब कि एक रेशियो में, प्रोपोर्शन में जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। जनरली जो 50-50 होता है और या फिर कभी 60-40 हो जाता है, नॉर्मल केस में 40-60 हो जाता है। ये जनरली मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में 90-10 का रेशियो रहता है, सेंट्रल का और स्टेट का, ठीक है। ये हो गया आपका। अब है कुछ सेक्टर की बात करें कि किस सेक्टर में जो है एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किया गया है। इस मतलब कि अगर बात करें बजट की, तो बजट के अकॉर्डिंग जो है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है खर्च किया गया है, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो आपका है ट्रांसपोर्ट में, फिर डिफेंस में, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर, फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। 5 जो है आप यही को याद रखिए, टॉप 5 यही: ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड। टोटल बजट हमारा कितना है, तो 53.47 लाख करोड़ है। कैपिटल है 35 हमने ऊपर बात किया है 3 लाख करोड़, 35.3 लाख करोड़। इसमें से जो 28 लाख करोड़ जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, लगभग 6 लाख करोड़ के करीब में नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कैपिटल हमारा 18.1 लाख करोड़ का है अप्रोक्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट है, और इसमें से एक्सपेंडिचर कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 12.2 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो ये हो गया बजट से रिलेटेड सारे जो भी है, हमने इसको अभी पूरी तरीके से देखा। आप इसको जो है पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल रेस टू परीक्षा को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।